नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप लोग। लीजिए आज प्रस्तुत है दिल्ली निवासी सुमन वाजपेयी जी की लिखी कहानी उड़ान, उन्हीं की आवाज़ में। तो लीजिए सुनिए। सर्दियों में वक्त कहाँ निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। मन तो करता है कि कुछ समय धूप में बैठ जाऊं, पर देखते ही देखते धूप एक कमरे से दूसरे कमरे में सरकती जाती है। वह उसके सरकने के साथ बैठने की योजना ही बनाती रह जाती है। शाम के 4 बजे जब यह लगा कि अब तो धूप बरामदे से भी चली जाएगी, वह चाय का कप थामे वहां लगे झूले पर जा बैठी। 2 दिनों से वह अखबार भी नहीं पढ़ पाई थी। अपहरण, गंदी राजनीति, खून खराबा, लूटपाट, आतंक, धर्म, महंगाई, चुनाव, रोज खबरें लगभग एक जैसी ही होती हैं। और जब से महामारी फैली है, कोविड ही खबरों की सुर्खियों में रहता है। अखबार ही क्या, टीवी में भी हर न्यूज चैनल पर ऐसी ही खबरें होती हैं। कोई एक घटना घटी नहीं कि उस न्यूज को बार बार दिखाया जाता है। पूरे दिन उसी घटनाक्रम को देखते देखते विचार और मन दोनों झंझना जाते हैं। जीवन में पहले ही इतनी भाग दौड़ है, उस पर रोज इस तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देना। वह अखबार लपेट कर रखने ही लगी थी कि अचानक उसकी नजर आखिरी पेज पर छपी एक खबर पर गई। पंजाब के एक छोटे से गांव मोरिंदा के एक चपरासी की लड़की आईएएस बनी। पंजाब जहां कन्या भ्रूण हत्या के मामले सबसे ज्यादा होते हैं, वहां इसके माता पिता ने तमाम तकलीफों और तंगी के बावजूद उसकी भ्रूण हत्या नहीं की। लड़की होने की वजह से उसे बात बात पर धिक्कारा नहीं, बल्कि बचपन से ही उसे कुछ करने की प्रेरणा दी। एक बार आईएएस की परीक्षा में असफल होने के बावजूद उसने भी हिम्मत नहीं हारी और बाजी मार ही ली। उस लड़की की फोटो भी छपी थी, जिसमें वह अपने माता पिता और 2 भाई बहनों के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। धूप के आखिरी टुकड़े ने मुंडेर पर एक छोटे गोले का आकार ले लिया था। हवा से लहराती पत्तियों की छाया उस पर पड़ रही थी। कुछ पल मैं उन हिलती पत्तियों के खेल को देखती रही। कोमल पत्तियों के बीच में तभी एक फूल की छाया भी सम्मिलित हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सारी पत्तियां उस फूल से खेलने को ललायित हो उठी हैं। उनकी अटखेलियां देखते देखते ध्यान आया कि उनका बेटा कोचिंग सेंटर से आता ही होगा। कुछ स्नैक्स बनाने के इरादे से वह किचन में आ गई। आलू बोंडा बहुत पसंद है अंकित को, वही बनाने लगी वह। विचारों के असंख्य प्रवाह उसके भीतर बह रहे थे। मन भी क्या किसी नदी के उद्गम स्रोत से कम है। निरंतर कोई ना कोई धारा निकलती ही रहती है। ना चाहते हुए भी कोई ना कोई उठापटक चलती रहती है। उन हिलती पत्तियों का खेल अभी भी उसके मन को बांधे हुए था। कैसे तो वह फूल उन पत्तियों के बीच लहराता हुआ इठला रहा था। आईएएस में टॉप करने वाली लड़की के बारे में सोचने लगी। कामयाबी हासिल करने में गरीब अमीर का फर्क आड़े नहीं आता है। वैसे भी लड़कियां किसी फूल से कम नहीं होती हैं, नाजुक, मासूम और कोमल। उनके होने से घर की बगिया खिल उठती है। एक महक हर ओर व्याप्त रहती है। आजकल तो वैसे भी लड़कों से ज्यादा लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं। हर फील्ड में टॉपर हैं और कुछ कर दिखाने के जज्बे से साथ साथ मेहनत करने में भी लड़कों से आगे रहती हैं। हर जगह अपनी कामयाबी दर्ज करा रही हैं। स्कूल हो या कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वही टॉप पर नजर आती हैं। बेटी न होने की कमी खलती है उसे। अंकित को तो अपनी आईआईटी की पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है। सारा दिन या तो किताबों में सिर झुकाए बैठा रहता है या कोचिंग सेंटर में उसका वक्त गुजरता है। जिस समय थोड़ा फ्री होता है, मोबाइल पर ही उंगलियां चलती रहती हैं। उसके पास 2 पल बैठने की फुर्सत नहीं है अंकित के पास। बेटी होती तो कम से कम अपने दिल की बातें तो शेयर कर पाती। बेटा सुनता है, पर उसे किसी में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, खासकर वुमेन टॉक्स में। आप लोग बेकार ही सेंटी हो जाती हैं। चिल मॉम, ये सब बातें बेकार की होती हैं। कभी मेरी चिंता में घुलती हैं तो कभी पापा को लेकर परेशान हो जाती हैं। हम बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। ये लड़कियां एकदम बेवकूफ होती हैं मॉम। देखता हूं ना मैं कोचिंग सेंटर में, कितने नखरे करती हैं। सुनकर वह हंस पड़ती है।
शायद ठीक कह रहा हो। ख्याल तो अंकित भी उसका बहुत रखता है। जरा सा सिरदर्द हो जाए तो फौरन दबाने लगता है। मॉम जल्दी से कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। घर में घुसते ही अंकित ने शोर मचाया। हाँ देती हूँ, तेरा मनपसंद आलू बोंडा बनाया है। मॉम जल्दी है, सर ने कहा है अभी अपने घर पर ही एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। जल्दी जल्दी खा कर वह फिर पढ़ने चला गया। अब अंकित विजय के साथ ही 9 साढ़े 9 बजे तक घर लौटेगा। विजय उसे पिक करते हुए आते हैं। रात का खाना इतनी जल्दी बनाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह सोफे पर आकर बैठ गई। सोचा कोई किताब ही पढ़ ले। बहुत दिन से एक उपन्यास पढ़ रही है, पर पूरे दिन में 2-3 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाती है। कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। नौकरी छोड़े भी उसे 4 साल हो गए। देखा जाए तो विजय को उसका नौकरी करना कभी पसंद ही नहीं था। वह तो एक घरेलू बीवी चाहता था। औरतों के मामले में थोड़े उसके विचार अलग तरह के ही हैं। उसके हिसाब से ज्यादा पढ़ लिख कर औरतों का दिमाग खराब हो जाता है, वे महत्वाकांक्षी हो जाती हैं और इससे घर टूट जाते हैं। वह चिढ़ती है, बहुत चिढ़ती है, बहस भी करती है और समझाती भी है कि ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे दोस्त की बीवी ने ऐसा कुछ किया था तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं। अपवाद हर जगह होते हैं। आज तो अधिकतर महिलाएं नौकरी कर रही हैं। अगर ऐसा ही होता तो कोई भी घर आबाद ना होता। पर विजय में एक तरह की जड़ता है। जो वह सोच लेता है वह उस पर इस कदर हावी हो जाता है कि वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। फिर वह अपनी सोच दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। असल में दूसरे को अपने हिसाब से हाँकना अब उसकी आदत में शुमार हो गया है। दिन रात की कलह से तंग आकर उसने नौकरी छोड़ दी। मेरी बला से कमा कर लाओ, बेवजह क्यों मैं इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी जीऊं? नौकरी के साथ साथ घर संभालना आसान थोड़े है। बुरा लगा था, लेकिन अपना मन और कामों में लगाना वह जानती है, इसलिए बोरियत नहीं होती। आज रात को चलना है ना मिस्टर साहनी की बेटी की शादी में? सुबह घर से निकलते हुए विजय ने उससे पूछा। जाना ही पड़ेगा, कार्ड के साथ मिठाई का डिब्बा भी दे गए थे। वैसे भी अपनी सोसाइटी में रहने वालों के यहाँ बेशक वैसे ना जाना हो पाए, पर शादी ब्याह जैसे फंक्शन में तो जाना ही चाहिए। ठीक है, मैं अंकित को पिक करता हुआ 7:30 बजे तक आ जाऊंगा। आज तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है। तुम तैयार रहना, बस जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। हड़बड़ी सी रहती है विजय को हमेशा। जहां भी जाते हैं बस वापस आने की जल्दी रहती है, इसीलिए वह एंजॉय नहीं कर पाती है। कहीं गए हैं तो थोड़ी देर बैठो, इसी बहाने लोगों से मिलना जुलना हो जाता है और थोड़ा चेंज भी। लेकिन विजय को कहीं जाना पसंद ही नहीं है। ड्रिंक भी वह फंक्शन में नहीं करता, बल्कि कार में ही 1-2 पैक मार लेता है। वह ऐसा ही है, वह जानती है। और शादी के 23 साल गुजर जाने के बाद भी जब वह उसे बदल नहीं पाई तो बहस ना करना ही सबसे सही रहता है। बस चिंता तो अंकित की है। उसकी सोच भी काफी कुछ विजय जैसी होती जा रही है। कभी कभी टोकने पर कहता भी है, लाइक फादर लाइक सन। बारात बहुत देर से आई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी लौटते लौटते 12 बज ही गए थे। मिस्टर और मिसेस साहनी कितने डाउन टू अर्थ हैं। लगता है कि वह इतनी बड़ी कंपनी में सीईओ है और मिसेस साहनी भी तो स्कूल में प्रिंसिपल है, पर रहते एकदम साधारण ढंग से हैं। शादी भी कितनी सिंपल की थी, कोई दिखावा तड़क भड़क नहीं। अचानक उसके मुंह से निकल गया और उसके साथ ही उसे एहसास भी हुआ कि अब जमकर सुनने को मिलेगा। डाउन टू अर्थ रहना उनकी मजबूरी है, आखिर उनके पंख जो कटे हुए हैं। मतलब? उसने हैरानी से विजय को देखा था। मतलब उनके कोई लड़का नहीं है ना, 2 बेटियां ही हैं। जवाब अंकित ने दिया था। पल भर को वह सकते में आ गई थी। लगा कि जैसे उसके अस्तित्व को ही उन दोनों ने चुनौती दे दी है। अंकित भी अपने पापा की भाषा बोलने लगा था। इतना गहरा प्रभाव पड़ रहा था उस पर विजय का। यह क्या कह रहे हो तुम बेटा? यह बहुत ही गलत धारणा है। बेटी बेटे का भेद आज के जमाने में बेईमानी हो गया है। बेटियां क्या किसी से कम होती हैं? वे भी बेटों की तरह हर जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है। उसने उसे समझाना चाहा। ठीक ही तो कह रहा है अंकित। जिनका लड़का नहीं होता उनसे जाकर पूछो कि वे अंदर से कितने दुखी रहते हैं।
जमाना चाहे कितना बदल जाए, पर लड़का ना होना आज भी किसी बहुत बड़े दुख से कम नहीं है। बेटियां चाहे कितनी ही काबिल क्यों ना हो, होती तो पराए घर की ही हैं। वे तो आने से रही बुढ़ापे में सेवा करने। वैसे भी चिता को अग्नि तो बेटा ही देता है। मैं नहीं मानती इन बातों को। और अंकित, कम से कम तुम्हें तो ऐसी सोच को अपने से दूर रखना चाहिए। तुम तो खुद देखते हो कि हर जगह लड़कियां बाजी मार रही हैं। ओह कम ऑन मॉम, पापा जो कह रहे हैं वे सच कह रहे हैं, लेकिन आपने तो जैसे ठान रखा है कि आपको उनकी हर बात काटनी है। बात को बढ़ते देख उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वैसे भी घर आ गया था, ताला खोल रही थी कि तभी विजय बोला, अब अपने पड़ोसियों को ही देख लो। ओएनजीसी में कितना बड़ा इंजीनियर है रजत। उसके पिता की भी इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, दो दो फ्लैट हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, पर फिर भी कितने दुखी हैं। क्या कहना चाहते हो? मुझे तो कहीं से भी वे दुखी नहीं लगते। पूरा परिवार ही हमेशा हंसता रहता है, यहाँ तक कि सास बहू में भी अच्छी बनती है। रजत भाई साहब की बेटी नेहा भी कितनी लायक है, हमेशा पढ़ाई में आगे, और वैसे भी कितनी तहजीब से बात करती है। हमेशा तो खुश दिखाई देते हैं, एकदम परफेक्ट फैमिली। भीतर ही भीतर अपने गुस्से को दबाते हुए उसने अपने कमरे की लाइट खोलते हुए कहा, सब कुछ है उनके पास, पर बेटा नहीं है। आंटी का मन क्या पोते के लिए कसकता नहीं होगा? या फिर रजत और श्वेता भाभी नहीं चाहते होंगे कि उनका बेटा हो? ऐसा ना होता तो क्यों 2 बार गर्भपात होने के बावजूद वे लोग एक और बच्चे के लिए कोशिश करते रहे? वे अपने दुख का ढिंढोरा तो पीटने से रहे। हमारे बेटा है ना, इसलिए तुम लड़के का मोल शायद समझ नहीं पाई हो। लड़का ना हो तो पंख कट जाते हैं, फिर ये लोग उड़ान भरे भी तो कैसे? तुम्हें क्या मालूम, तुमने बेटा पैदा किया है तो समाज में और हमारे परिवार में तुम्हारी कितनी इज्जत है। विजय बोलता जा रहा था और उसे लग रहा था कि वह किसी बहुत बड़ी अंधेरी सुरंग के सामने खड़ी है, जिसमें कहीं दूर दूर तक भी रोशनी की किरण नहीं है। कोई ऐसा एक सुराख तक नहीं है जहां से रोशनी छनकर आ सके। कमरे में जलती लाइट उसकी आंखों को चुभने लगी। झट से उसने लाइट बंद कर दी। विजय बुड़बुड़ाया, पर वह चादर से अपने चेहरे को ढक सोने का नाटक करने लगी। नींद तो आने का सवाल ही नहीं था। अगर पढ़े लिखे लोग ही बेटे को बुढ़ापे का सहारा मानकर बेटी को दोयम दर्जा देंगे, तो अशिक्षित अगर बेटे की चाह में लड़कियां पैदा करते जाते हैं, या लोग लिंग परीक्षण करवाने के बाद कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, तो उन्हें दोष कैसे दिया जा सकता है? क्या सच में उसने बेटे को जन्म दिया है, इसीलिए वे जानती नहीं कि बेटा ना हो तो जीवन कितना खोखला और निरर्थक हो जाता है? उसका अस्तित्व या लोगों की नजरों में उसकी कद्र सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने एक बेटे को जन्म दिया है? तो क्या बेटा है इसीलिए विजय इतनी ऊंची उड़ान भर पाता है, हमेशा मस्त रहता है, किसी बात की टेंशन नहीं पालता? तो क्या अब अंकित भी इसी सोच के साथ बड़ा होगा? वह भी लड़के को ही महत्व देगा? तो क्या? असंख्य सवाल उसके अंदर किसी चक्रवात की तरह चक्कर काट रहे थे। पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आई। शायद उस समय जब चिड़िया चहचहाने लगी थी, या फिर तब जब फूल की पंखुड़ियां एक एक कर खुलने लगी थी और उन पर ओस की बूंदें झिलमिलाने लगी थी। शुक्र है प्रकृति किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। नम्रता, उठना नहीं है क्या? इतनी देर हो गई है। विजय उसे झिंझोड़ कर उठा रहे थे। उठो जल्दी, दिन में सो जाना। हम दोनों चले जाते हैं तो करने को होता भी क्या है तुम्हारे पास? अंकित के साथ ही मैं भी निकल जाऊंगा। वह आज होंडा चलाना चाहता है, उसके साथ बैठ जाऊंगा तो डर नहीं लगेगा। दिल तो किया कि चिल्ला उठे कि तुम्हारी गृहस्थी यूं ही सारा दिन सोकर नहीं संभाली है, और जब लड़कियां होने से पंख कट जाते हैं तो उनके बिना तुम लोगों का काम क्यों नहीं चलता? वे चिता को आग तो नहीं दे सकती, पर सारे दिन तुम्हारा चूल्हा फूंक कर खुद तो राख होती रहती है। दिन भर नम्रता के मन में एक उदासी सी छाई रही। नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मन के साथ साथ तन भी थका हुआ था। दोपहर का खाना खाकर सोने की इच्छा से लेटने जा ही रही थी कि डोरबेल बजी। श्वेता थी। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मुस्कुराते हुए उसने पूछा। नहीं,
उसे तो श्वेता के चेहरे पर दुख की एक रेखा भी दिखाई नहीं देती। हमेशा चहकते हुए देखा है नम्रता ने उसे। नहीं तो आजा अंदर, ले मिठाई खा, उसने काजू की बर्फी उसके मुंह में डालते हुए कहा। खुशखबरी तो सुना पहले, नेहा पायलट बन गई है और 2 दिन बाद ही वह अपनी पहली उड़ान भरेगी। यहाँ से मुंबई की फ्लाइट लेके जा रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ और उसके साथ उसी प्लेन में जा भी रही हूँ। श्वेता की खुशी देखते ही बनती थी। बधाई हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। शाम को आऊंगी उसे बधाई देने। श्वेता की खुशी से सराबोर होते वह सोच रही थी कि कितना गलत है ना यह मानना कि बेटा ना होने पर माँ बाप के पंख कट जाते हैं। नेहा के पंख तो इतने मजबूत थे कि वह खुद उड़ान भरने जा रही थी। बालकनी में आई तो देखा फिर से एक धूप के टुकड़े में पत्तियों के बीच एक फूल अटखेलियां कर रहा है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।